नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा MDR HR ये जो चैनल है उसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग ये सीरीज चला रहे हैं। आज का ये 16 नंबर का 16th वीडियो है। आज हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इनका गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। वो कैसा नियंत्रित करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो हमारा जो रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कुछ अपेक्षा है, उनके कुछ डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसे नियंत्रित करे। गवर्नेंस इशू बहुत सारे हैं क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई के हिसाब से ज़्यादा इश्यूज है और सबसे मेन है गवर्नेंस इशू। उसके लिए उन्होंने नवंबर 28 2025 को एक स्पेशल सर्कुलर निकाला है और उनका क्या आदेश है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे उसके अंदर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं अपील करता हूँ कि हमारा MDR HR चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें। आपके जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फ्रेटर्नी के लोग हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको मालूमात हो कि आरबीआई का जो डायरेक्शन है लेटेस्ट वो क्या है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बात बताई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कैसा होना चाहिए, क्योंकि बैंक चलाती है संचालक मंडल और निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कौन हो सकता है डायरेक्टर बैंक का? तो डायरेक्टर शुड बी नॉलेजेबल एंड पर्सन्स ऑफ हाई इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है? उसको बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में या आईटी के बारे में मालूमात होना चाहिए कि बैंक कैसे चलाते हैं और उसकी जो इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है, हाईएस्ट होना चाहिए। बहुत ईमानदार लोग ही बैंक के डायरेक्टर होना चाहिए, ये रिजर्व बैंक का आदेश है। उसके बाद में रिजर्व बैंक का दूसरा आदेश है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बोर्ड है, तो उनमें से 2 डायरेक्टर जो है वो प्रोफेशनल डायरेक्टर होना चाहिए। प्रोफेशनल डायरेक्टर का डेफिनेशन भी दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, व्याख्या क्या है। तो जिनको लॉ के बारे में मालूमात है, जिनको अकाउंटेंसी के बारे में मालूमात है, जिनको फिनांस के बारे में मालूमात है और जिनको बैंकिंग के बारे में मालूमात है, ऐसे लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनल डायरेक्टर मानती है। लॉ, अकाउंटेंसी, फिनांस एंड बैंकिंग, तो ये फील्ड में से एटलीस्ट 2 लोग संचालक निदेशक मंडल के ऊपर होना चाहिए। और कौन नहीं हो सकता है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि इफ इज नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन एज मेंबर ऑफ द बैंक, जो व्यक्ति वो बैंक की मेंबर ही नहीं बन सकती है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, कि उसको पहले मेंबर होना चाहिए तभी वो डायरेक्टर हो सकता है। बराबर है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपवाद भी दिए, एक्सेप्शन भी दिए। कोऑप्टेड मेंबर जो है, तो कोऑप करके लेते हम, नॉर्मली प्रोफेशनल डायरेक्टर कोऑप करके लेते या नॉमिनेट करते, तो उनके लिए वो मेंबर होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक आधे बैंक को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो उनको कोऑप करके देते हैं, नॉमिनेट करके देते हैं, तो दैट पर्सन नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द बैंक, जरूरी नहीं है। लेकिन बाकी जो चुन के आते हैं इलेक्टेड जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, वो बोर्ड के बैंक के मेंबर होना जरूरी है। उसके बाद में जो लोग मनी लेंडिंग में जो पैसा बैच के ऊपर देते हैं और फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का सलाहकार है, ऐसे कोई भी एक्टिविटी में अगर लोग है, कोई भी कैपेसिटी में, यानी इंडिविजुअल हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, जो भी कैपेसिटी है, एचएफ हो, जो भी कैपेसिटी वो काम करते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, जो क्रिमिनल ऑफेंस में अगर किसी को इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल यानी नैतिक, और टर्पिट्यूड यानी अधमता के लिए, दुराचार के लिए जिसको पनिशमेंट हुआ है, हाँ, क्रिमिनल पनिशमेंट हुआ, क्रिमिनल एक्ट के लिए पनिशमेंट हुआ है, तो उसको वो व्यक्ति बैंक की डायरेक्टर नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो चोरी में पकड़ा गया उसको पनिशमेंट हो गया, थेफ्ट है, फ्रॉड है, जिसने फ्रॉड किया है, परजुरी यानी एक आधे आदमी ने अफिडेविट पे लिख के दिया कि ऐसा ऐसा है लेकिन वो गलत अफिडेविट दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज परजुरी, अनैतिकता है, अधमता है। तो ऐसे अनैतिक काम में जो लोग लगे हुए हैं
वो बैंक के डायरेक्टर नहीं बन सकते। और दूसरा एक और आदेश दिया है कि पहले सेक्टर में लोग क्या करते थे कि चेयरमैन इमेरिटस ये एक पद रहता था, या माजी अध्यक्ष लिखते थे, तो ये लिखना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी पद जो स्टैट्यूट में नहीं लिखा हुआ है, आरबीआई ने जो अप्रूव नहीं किया, वो कोई नहीं लिखना चाहिए। बैंक के कौन हो सकते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर। बाकी कोई पद बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बैंक लिखती है किसी के नाम के पीछे, तो वो हटाना चाहिए। अभी रिजर्व बैंक जो डायरेक्टर से क्या अपेक्षा करती है, बोर्ड से और डायरेक्टर से, वो हम समझ लेंगे। क्या आदेश है रिजर्व बैंक का, क्या डायरेक्शन है? तो सबसे पहले बोर्ड को पॉलिसी बनाना काम करा, सबसे इम्पोर्टेंट। जो अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसीज रहती है, वो सब पॉलिसीज फ्रेम करने का, फाइनलाइज करने का काम बोर्ड का है। बहुत सारी बैंक क्या करती है कि ये जो एक्सरसाइज है, एटलीस्ट 1 सीनियर हमें करना पड़ता है कि अप्रैल से लागू करने के लिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अलग जगह जाते हैं, सिक्योरिटी प्लेस में जाते हैं और उनके मोबाइल बंद करते हैं। और बैंक की जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है, वो क्रेडिट पॉलिसीज है, डिपॉजिट पॉलिसीज है, रिस्क पॉलिसीज है, आयरक नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए रिकवरी की पॉलिसीज है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी, आईटी पॉलिसी वगैरह, वो हर एक पॉलिसी में थ्रेडबेयर चर्चा करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, सीईओ या उसकी टीम पॉलिसीज बनाती है और वो बोर्ड के सामने रखती है, लेकिन एज इट इज़ अप्रूव नहीं करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। उसके ऊपर थ्रेडबेयर डिस्कशंस करना चाहिए। मेरे हिसाब से कम 2 फुल डेज पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए बीच में। तो इसके लिए वो अच्छी प्रैक्टिस है कुछ बैंक्स की कि वो सिक्योरिटी अलग जगह जाते हैं और 2 दिन मोबाइल बंद करके सिर्फ पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आरबीआई के नॉर्म्स भी समझते हैं, दूसरा जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिस्कशंस होता है, तो उनको पॉलिसी अगर मालूम रही बैंक की, तो अनवारंटेड जो डिस्कशंस होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, वो नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि पॉलिसी सब डायरेक्टर्स ने समझ के लेना चाहिए और बाद में उसको अप्रूवल देना चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल। बैंक के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, रिजर्व बैंक का एक सूत्र है, उसमें ये है कि नो इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का जो सर्कुलर है अपना, उसमें एक सूत्र है, वो है ओनली गवर्नेंस एंड नो इंटरफेरेंस, जीरो इंटरफेरेंस। इसके लिए जो सुपरविजन कंट्रोल है, वो रोल बोर्ड का है। डे टू डे अफेयर में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस करने का कोई भी संचालक को या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं है। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन करेगा? एमडी एंड सीईओ और उसकी टीम, जो कि उनके टीम मेंबर्स है, वो करेंगे। बाकी इनका काम क्या है? ओनली गवर्नेंस। ओके। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कमिटीज ऑफ द बोर्ड। एक बार बोर्ड इलेक्टेड हो गया तो उनको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग जो कमिटीज एक्सपेक्टेड है बैंक में, क्रेडिट कमेटी रहती है, आईटी कमेटी रहती है, एक्सपेंडिचर कमेटी, जो भी बैंक की ज़रूरत है, ऑडिट कमेटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कमिटीज़ उनको फॉर्म करना पड़ता है, उनके मेंबर्स भी उनको बनाना पड़ता है। ये जब कमिटीज़ बनाती है संचालक मंडल, बोर्ड, बैंक, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो 15 इलेक्टेड डायरेक्टर्स है और 5 ही सभी कमेटी में और 10 कोई कमेटी में है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेक्टेशन है। तो दूसरी बात ऐसी है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी उनको बनाना है। जो टीयर 1 के आगे की बैंक है, टीयर 2, 3, 4, यानी 100 करोड़ के ऊपर जिनका डिपॉजिट है, उनके लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाना जरूरी है। अगर उन्होंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म नहीं किया तो उनको एरिया ऑफ ऑपरेशन या ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन नहीं मिल सकती। ये ख्याल में रखना चाहिए। सो इट इज़ अ मस्ट बीओएम बनाना। और जो सैलरी अर्नर्स बैंक है, उनके लिए बीओएम बनाना जरूरी नहीं है। उसके बाद में कमेटी फॉर्मेशन के बाद बोर्ड का काम है कि हर एक कमेटी को उनकी पावर्स देना चाहिए। क्रेडिट कमेटी है तो उनका क्या सैंक्शनिंग पावर्स है, अगर एनपीए का है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, उनका क्या पावर्स है। तो अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड पावर्स है, वो
पावर्स वो कमिटी को डेलीगेट करना चाहिए बोर्ड ने, और वो कमिटी के ऊपर का जो भी इश्यूज है वो कहाँ पर आएंगे, बोर्ड में आएंगे। उसके बाद में हमें मैनेजमेंट की जो ड्यूटीज़ है वो भी समझ लेना चाहिए। मैनेजमेंट इसका मतलब यहाँ पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, अश्यूम कर रहा हूँ कि सीईओ एंड हिज टीम, एमडी, सीईओ एंड हिज टीम, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, टू प्लेस ऑल सर्कुलर्स एंड मटेरियल रिलेटिंग टू पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज है वो सब मटेरियल बोर्ड को मालूमात होना चाहिए, उसके लिए जो फाइनल हुए वो भी उनको प्लेस रखना चाहिए, फाइनल ये हुआ पॉलिसीज। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर्स आता है, अ, जो भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स है, रिलेटेड सर्कुलर्स है, पॉलिसी के रिलेटेड सर्कुलर्स है, चेंज आता है, कभी कभी प्राइवेट सेक्टर का टारगेट चेंज होता है फॉर एग्जांपल, या सीआरई की डेफिनेशन बदलती है। ये सब सर्कुलर्स सीईओ एंड इस टीम का काम है कि संचालक मंडल में, निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्लेस करना चाहिए, उनको मालूमात करना चाहिए चेंजेस। क्योंकि हम नॉर्मली पॉलिसीज फाइनलाइज करते हैं अप्रैल में, तो उसके बाद में जो भी चेंजेस आते हैं जो अप्लीकेबल है, वो सब इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखने की जिम्मेदारी एमडी एंड सीईओ की टीम के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है। टू प्लेस फुल फैक्ट्स एंड कंप्लीट पेपर्स इन एडवांस। जब नोटिस जाता है, कमिटी का हो या बोर्ड का हो, मीटिंग का नोटिस जाता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके रिलेटेड सब पेपर्स अगर किसी डायरेक्ट को देखना है, पढ़ना है, तो उसको अधिकार है, उसको सप्लाई करना चाहिए। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम सॉफ्ट कॉपी, नॉर्मली सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि सीक्रेसी का सवाल आता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो बोर्ड सेक्रेटरी है उसके पास पूरे पेपर सब अवेलेबल करते रहते हैं, जिसको भी एजेंडा तो सर्कुलेट होता ही था, जो सब्जेक्ट के बारे में जिसको इंटरेस्ट हो आके पढ़ लेता था। और अगर कोई डायरेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो उसने एमडीसीओ को मांगना चाहिए, बाकी दो कोई भी ऑफिसर को, डिपार्टमेंट हेड हो, जनरल मैनेजर हो, किसी को मांगना नहीं चाहिए। उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट वाइज मांगना है तो ही शुड आस्क टू एमडी एंड सीईओ। और एमडी एंड सीईओ की ड्यूटी है उसको जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अवेलेबल है दैट शुड बी शेयर्ड विद दैट डायरेक्टर, ताकि पूरी जानकारी के साथ जब वो सब्जेक्ट आता है बोर्ड के सामने डिस्कशन के लिए, वो जो डायरेक्टर है पर्टिकुलर वो पार्टिसिपेट कर सके, उसका जो एक्सपीरियंस नॉलेज है ही कैन कंट्रीब्यूट। सो टू प्लेस फुल फैक्ट्स एंड कंप्लीट पेपर्स इन एडवांस, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड बाय एमडी एंड सीईओ। भी डायरेक्टर्स का क्या ड्यूटीज है वो भी रिजर्व बैंक ने बताया है। जो डायरेक्टर्स आए हैं आइदर इलेक्टेड या कोऑप्टेड, तो जो मीटिंग्स होती है आइदर कमेटी मीटिंग्स या बोर्ड मीटिंग्स, वो उन्होंने रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, पहली बात। और इफेक्टिवली मीटिंग अटेंड करना, इसका मतलब सिर्फ आए, भत्ता लिया, सिग्नेचर किया गया, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको जो भी जानकारी हो सब्जेक्ट के बारे में, उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनके व्यूज़ उन्होंने एक्सप्रेस करना चाहिए। और एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करती है कि सब्जेक्ट वाइज जो डिस्कशंस होता है वो मिनिटाइज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट उसके बुलेट पॉइंट्स। तो वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन, इसका मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उनका जो अनुभव तजुर्बा है वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, नॉलेज के हिसाब से। दूसरा, फॉर पेपर फाइल्स इंफॉर्मेशन सीक असिस्टेंस, वो तो बताया मैंने, एमडीसीओ को ही मांगना चाहिए, दूसरे को किसी को मांगना नहीं चाहिए। और डायरेक्टर्स ने वो सब सीक्रेसी लेके जो भी डिस्कशंस होता है, जो भी पेपर्स उनके पास आता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को भी। कितना भी आपका नज़दीक का रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, दे शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। तो सीक्रेट रखना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि कोई प्रपोजल आता है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने तो रखने के लिए बोला था, पास करने के लिए, लेकिन अमुक अमुक ये आदमी ने उसको अपोज किया है। उसमें क्या होता है कि बोर्ड में रिफ्ट होती है, ग्रुप्स बनते हैं, और वो बैंक के हित में नहीं है, इसलिए ओथ ऑफ सीक्रेसी इज ए मस्ट। बाद में इन्वॉल्व टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक बोर्ड लेवल मीटिंग्स। और रिजर्व बैंक एक्सपेक्ट करती है कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डायरेक्टर का, जो एक्टिविटी चल रही है, गतिविधि चल रही है बैंक में, उसके उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बैंक का क्या परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल मार्च 26 में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट 75% है, तो बैंक का कितना है, कैसा करेंगे,
को पूछना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में सवाल करना चाहिए, तो एमडी एंड सीईओ हैज़ टू गिव हिज एक्शन प्लान, कैसा वो कर सकते हैं करके। सो ये परफॉर्मेंस जो नेसेसरी है, सीआरआर एसएलआर मेंटेनेंस है कि नहीं, इम्पोर्टेंट जो रेशियोज, जो सीडी रेशियो कितना है वगैरह वगैरह, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होकर समझ लेना चाहिए, बात करना चाहिए। तो बोर्ड लेवल मीटिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आके बैठ के जाना ऐसा अपेक्षित नहीं है। शुड नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल्स, जैसा बताया मैंने ऑलरेडी कि मैक्सिमम गवर्नेंस और नो इंटरफेरेंस। तो कोई भी इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेड क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं बैंक में मीटिंग में, डायरेक्ट मीटिंग हॉल में जाते हैं, उनके पास जो पेपर्स ऑलरेडी सप्लाई किया है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर वो डिस्कशंस करते हुए चले जाते हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद दिस स्टाफ, घर पे भी नहीं और ऑफिस में भी नहीं है। दिस इज दी प्रोफेशनल अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्षा करती है। लेकिन क्या होता है बहुत बार कि हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के जो कुछ कर्मचारी है, वो घर पे जाके मिलती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि उन्होंने घर पे भी नहीं मिलना चाहिए, उनकी जो एसोसिएशन है उनको भी नहीं मिलना चाहिए। जो भी मिलना है ऑफिशियली एसोसिएशन को जो मीटिंग रहती है, फॉर एग्जांपल एचआर कमेटी की मीटिंग में अगर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में, तो वहाँ पे बात करना अलग है, लेकिन इंडिविजुअली बात मत करो, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, शुड बी फैमिलियर विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ द बैंक की क्या पॉलिसी है, ये डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे। हमें क्रेडिट ग्रोथ करना है, कासा की ग्रोथ करना है, फी बेस इनकम बढ़ाना है, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमको इनकम लेवल बढ़ाना है कि टोटल बिजनेस बढ़ाना है। तो जो भी बैंक की पॉलिसीज है जो पहले बताया, वो सब उनके मालूमात होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए, 31 मार्च को बढ़ाने के लिए बहुत प्रेशर होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाते हैं, बिजनेस क्योंकि उनका है कि हमारे टेन्योर में कितना बिजनेस बढ़ा। लेकिन डिपॉजिट अगर बढ़ता है और आपके क्रेडिट ग्रोथ उतनी नहीं है, कॉमेंसुरेट नहीं है, सीडी रेशियो आपका कम होता है, तो बैंक का खर्चा बढ़ता है, इट अफेक्ट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी ख्याल में रखना चाहिए। सो बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ख्याल में रखना चाहिए, इंडिविजुअल एजेंडा नहीं रखना चाहिए अपने सामने। और कस्टमर सर्विस के बारे में बहुत उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए जो भी है उससे कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं वो सोचना चाहिए। और कम कस्टमर जो अगर कंप्लेंट है तो जीरो टॉलरेंस आना चाहिए कस्टमर सर्विस में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैलेंस शीट में पब्लिश करने के लिए बताया कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने आपका निपटारा हुआ वगैरह वगैरह। तो कुछ बैंक्स की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो 2, 4, 5 रहती है, कुछ की नील रहती है, जो जिसके ऊपर भरोसा रखना डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ बैंक्स में मैंने देखा है कि इट इज़ मोर देन 200-300 कंप्लेंट्स। अगर ऐसी सिचुएशन है, इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, विच आर द एरियाज कहाँ पर कंप्लेंट आ रही है, तो उसको प्लग इन करना चाहिए। और जो भी एररेंट एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर सर्विस इम्प्रूव नहीं होगी। जो संचालक मंडल है, निदेशक मंडल है, तो उन्होंने एज ए टीम काम करना चाहिए। यू दे में डिफरेंस, सम इश्यूज व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल एक ही होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, कोहेसिव मैनर, प्रोवाइड प्रॉपर लीडरशिप टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द बैंक। और दे आर द लीडर्स एक्चुअली, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अफेयर्स जो चल रहा है उसके ऊपर ओवरसी करना चाहिए, क्या चालू है क्या नहीं, उनको मालूमात होना चाहिए बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या है, प्रपोजल आ रहा है, ब्रांच एक्सपांशन ऑटोमेटिक रूट है, 15% परमिशन दिया है रिजर्व बैंक ने, ओपन करो। लेकिन बैंक में कैपेबल ब्रांच मैनेजर्स है क्या, स्टाफ है क्या, वो देखना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक सेक्टर में कोई बैंक का मर्जर प्रपोजल अगर आता है, तो वो मर्जर प्रपोजल दिखावे के लिए होना चाहिए, वेदर वी कैन सस्टेन दैट। तो मर्जर प्रपोजल में भी डायरेक्टर्स को मालूमात होना चाहिए कि हम वो एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे में कैपेसिटी है कि नहीं है, वेदर इट इज़ अ जोग्राफिकल, वेदर इट फाइनेंशियल, वेदर देयर आर ड्यू डिलिजेंस में कोई इश्यूज आते हैं, तो वो ये सब देख के डिसीजन लेना चाहिए, और उसमें हर एक डायरेक्टर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अ, सिर्फ थंब लगाने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए डायरेक्टर
मीटिंग में जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रेगुलेटर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो भी हमें बताया पॉलिसीज, उसका इन टोटो 100% कंप्लायंस होता कि नहीं, ये देखना इसकी जिम्मेदारी है, निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। और अब हर एक बैंक को कंपलसरी है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक्सटेंडेड आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझते हैं, उनका ही आदमी समझो आप उसको। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस है, कवच कुंडल दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। तो उसने फैक्ट्स बताना चाहिए, बोर्ड के सामने रखना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक, कहाँ पर पॉलिसी डेविएशन है, कहाँ पर गलती हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि एक तो सीनियर मोस्ट रहते हैं, और जो जो कोई निगेटिव बात रखते ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं। इट इज़ नॉट गुड। अगर हमने डायबिटीज़ की टेस्ट लिया है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट डायबिटीज़ होने के बाद भी अगर बताता है कि नहीं है, तो पेशेंट के लिए बहुत ख़राब है। इससे वैसे ही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अगर फैक्ट्स नहीं रखता है बोर्ड के सामने, और गुडी गुडी पिक्चर बताता है, रोज़ी पिक्चर बताता है, तो एक दिन बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से। सो सीसीओ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ही शुड प्लेस फैक्ट्स बिफोर दी बोर्ड, और बोर्ड ने कंप्लायंस देखना चाहिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत ख्याल देना चाहिए, नज़दीकी से ख्याल देना चाहिए, क्लोज कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल भी दिया रिजर्व बैंक ने कि स्टैट्यूटरी रेशियोज है हमारे, हमें सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, करार सीआरआर हमें रखना पड़ता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी रेशियोज है, हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लोज ओवरसी करना चाहिए, देखना चाहिए हर एक मीटिंग में पीरियडिकली। उसके बाद में जो बैंक में सरप्लस फंड्स रहते हैं, वो कहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, रिटर्न वर्सेस रिस्क, वो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली जो ज़्यादा रिटर्न देगा वहाँ पर रखे तो कभी कभी इतनी रिस्क होती है, पूरा पैसा डूब जाता है बैंक का। तो प्रिंसिपल इंटैक्ट रखने के बाद जहाँ पर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकेगा वहाँ पर हमने हमारे फंड्स रखना चाहिए। उसके बाद में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स है 75%, वो हम मार्च 26 को अचीव करना है, उसके लिए भी देखना चाहिए कि गैप है नहीं है। वैसे ही स्मॉल लोन्स का टारगेट है 50% अचीव हमें करना है मार्च 26 तक। तो स्मॉल लोन की डेफिनेशन भी दिया है कि 0.40% ऑफ द नेटवर्क, और मैक्सिमम 3 करोड़ और 25 लाख से ऊपर। तो ये सब जो है, जो आरबीआई के स्पेसिफिक डायरेक्शन से अचीवमेंट करने के लिए वो हो रहा है कि नहीं, हर एक मीटिंग में उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद में असेट क्वालिटी और रिकवरी परफॉर्म। असेट क्वालिटी के बारे में बोर्ड ने ये भी देखना चाहिए कि जो बैंक स्टैंडर्ड अकाउंट दिखाती है, तो टॉप 100 अकाउंट्स रियली स्टैंडर्ड है कि वो सब स्टैंडर्ड है या एमपीए, वो देखना चाहिए। उसके बाद आरबीआई का जो इंस्पेक्शंस आता है, तो अलग अलग पॉइंट्स निकलते हैं इंस्पेक्शन में, तो एनपीए का डेफिनेशन भी चेंज होता है। बुक्स में लिखा हुआ डेफिनेशन सालों साल से वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रहा है। तो लेटेस्ट जो चल रहा है ट्रेंड, वो हिसाब से हमारा जो सिस्टम बेस एमपीए मार्किंग है डेली बेसिस के ऊपर, वो पैरामीटर्स हमने बराबर सेट किए कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। और ग्रॉस एनपीए के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एसएमए के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि एसएमए 0.2 जितना बेरिस्क मिनिमम हो उतना हो। और जो रिव्यू है कोर्ट केसेस में लॉन्ग पेंडिंग है, उसका भी रिव्यू होना चाहिए। और जो हमारे लॉयर्स हैं, उनसे भी हमने स्टेटस रिपोर्ट लेना चाहिए, एटलीस्ट क्वार्टरली तो भी लेना चाहिए, ताकि कौन सी केस किसके लॉयर के पास कितने वक्त से पड़ी है, सालों से महीने से पड़ी है, बोर्ड को मालूमात होना चाहिए। दूसरे बात में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आरबीआई कहता है कि दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जो भी इश्यूज है स्टाफ के, उसके ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। दैट इज प्रीरोगेटिव ऑफ एमडी एंड सीओ। एमडी एंड सीओ का काम है, बोर्ड का काम नहीं है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि बोर्ड ही इंटरफेयर करता है, ऑफिशियल ने तो केबिन में बोला कि उन सीओ को बताया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सीओ एमडी सीओ से अचीवमेंट करते तो उसको फ्रीडम भी देना चाहिए। यू वांट परफॉर्मेंस फ्रॉम एमडी सीओ, बट आप उसको अगर फ्रीडम नहीं देते, तो एमडी सीओ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, वो बैंक के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये हमने ख्याल में रखना चाहिए।
शुड नॉट डू एनीथिंग विच विल अफेक्ट गुड कंडक्ट इंटीग्रिटी डिसिप्लिन ऑफ द स्टाफ। तो बहुत बार क्या होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में, यूसीबी सेक्टर में, कि जो एम्प्लॉयज़ है, पर्टिकुलरली जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ है, तो उनका एक बॉन्डिंग होता है डायरेक्टर के साथ। सालों साल डायरेक्टर्स है, सालों साल से कर्मचारी है, तो इंटरेक्शन होता है। कुछ कभी कभी रिलेटिव्स भी रहते हैं, कभी पड़ोसी रहते हैं, कभी फ्रेंड रहते हैं। तो दैट शुड बी इन योर पर्सनल लाइफ है, बैंकिंग में उसका नहीं आना चाहिए। बैंक का जो डिसिप्लिन है वो इंटैक्ट होना चाहिए। नहीं तो मेरे पहचान का डायरेक्टर, मेरे पहचान का चेयरमैन है, रिलेटिव है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो कुछ अगर उसका मिसबिहेव करता है तो इट इम्पैक्ट्स ऑन अदर्स कंडक्ट, बाकी के कर्मचारी के उसके ऊपर बहुत बुरा असर होता है। को ये नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि चेयरमैन या बोर्ड कोई पर्टिकुलर एक या दो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वो जो बताएंगे वो ही उनको सच रहता है। तो ये होता है कि बैंक में उसके लिए निगेटिविटी बहुत जाती है। और जो एम्प्लॉयज़ है जिनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दे गो इनटू द शेल। वो कुछ बात नहीं करते क्योंकि उनको जॉब करना पड़ता है, बट दे डोंट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। उनका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, दे डोंट कंट्रीब्यूट। आते हैं जाते हैं, जो भी काम होता है चले जाते हैं। सो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। सो एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, टीम कोहेसिव टीम बनाने के लिए हमने क्या करना चाहिए कि संचालक जो है उन्होंने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट देयर प्रियोरेगेटिव। वो एमडीसीओ का है, वो उसको छोड़ दो उसके ऊपर। शुड नॉट अप्रोच और एक्सर्ट प्रेशर फॉर सैंक्शन ऑफ एनी फैसिलिटीज। कोई कस्टमर की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, नई सैंक्शन करने के लिए, और संचालक मंडल में उन्होंने जब डिस्कशंस आता है कमेटी में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो प्रेशर नहीं लाए। दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज। प्रपोजल अच्छा है, बुरा है, खामियां है, स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है, लेकिन दे शुड नॉट एक्सर्ट प्रेशर। एंड ये होना ही चाहिए। ये मेरे पहचान का है, मेरा रिलेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट अप्लाई प्रेशर फॉर दैट। उसके बाद में जो डायरेक्टर्स है उन्होंने लॉयर हो, वैल्यूअर हो, प्रीमाइसिस हो, रेकमेंड नहीं करना चाहिए कि ये प्रीमाइसिस लो। इट शुड बी ऑन मेरिट एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय एमडी एंड सीईओ। तो एमडी एंड सीईओ विल प्लेस, बोर्ड के सामने रखेगा उनके एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, क्वालिफिकेशन, उनका जो बैकग्राउंड है वो, और वो उसके ऊपर बोर्ड ने निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। दैट इज़ अ फेयर प्रैक्टिस। शुड नॉट बी प्रेजुडिस अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रपोजल्स। कोई भी अगर प्रपोजल आता है तो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आधे सेक्टर के बारे में अगर होगा तो पॉलिसी में वो बोल सकते हैं कि एक सेक्टर को हमने एक्सपोजर कम करना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल सीआरए में नहीं देना चाहिए, तो वो बात अलग है। लेकिन पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए पहले उसे मालूम है कि कौन कैसा है, तो उसके अगर बैंक के बाहर कुछ रिलेशन बिगड़े हुए रहते तो उसका रिफ्लेक्शन ये डिसीजन मेकिंग में नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, जो इंडिविजुअल के शूज़ है वो बाहर निकाल के जब बोर्ड मीटिंग के लिए अंदर आते हैं तो ही शुड बी ओनली डायरेक्टर ऑफ द बैंक, ही शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअल। ये अपेक्षा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। डायरेक्टर शुड डिस्क्लोज इन एडवांस टू एमडी एंड सीईओ एट बोर्ड एंड abstain फ्रॉम डिस्कशन इन केस ऑफ एनी इंटरेस्ट। अगर कोई डायरेक्टर का प्रपोजल, क्योंकि एजेंडा पहले जाता है, उसको मालूम है ये प्रपोजल आ रहा है, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, मे बी नॉन, मे बी रिलेटिव, लॉन्ग रिलेटिव, आरबीआई के डिफिनेशन में नहीं आता लेकिन रिलेटिव है, तो उसकी जिम्मेदारी है डायरेक्टर की पहले ही बताओ एमडी सीईओ को या बोर्ड को कि ये मेरा इसमें इंटरेस्ट है, आई नो हिम, इसलिए मैं ये जो डिस्कशन होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं आई विल abstain। जो डिस्कशन के बाद डिसीजन मेकिंग पर पर्टिकुलर केस के बाद मैं आई विल abstain, मैं हाजिर नहीं रहूँगा। बहुत बार क्या होता है कि विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर जब विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं तो बैंक का नाम लिख सकते हैं विजिटिंग कार्ड के ऊपर, लेकिन बैंक का लोगो या बैंक का पर्टिकुलर डिज़ाइन रहता है कि वो देखते बाद बराबर समझ जाते हैं कि ये बैंक का विजिटिंग कार्ड है, तो वो नहीं लगा सकते। डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन या बैंक का लोगो वो उनका विजिटिंग कार्ड के ऊपर नहीं छाप सकते, सिर्फ बैंक का नाम वो लिख सकते हैं। उसके बाद में ये सर्कुलर जो है उसमें कैलेंडर ऑफ रिव्यूज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक है, वो तो मिनिमम होना चाहिए। कुछ मंथली है, कुछ क्वार्टरली है, कुछ हाफ ईयरली, ईयरली है।
वो कैलेंडर ऑफ रिव्यूज मेटिकुलसली फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर थ्रेडेड डिस्कशन होना चाहिए। अ, संचालक मंडल के बाद जैसा पता है कि कुछ कमिटीज फॉर्म करना पड़ता है बोर्ड को, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडिट कमेटी। बोर्ड की जो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऑडिट कमेटी में कम से कम 4-5 मेंबर्स होना चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशन है कि उसमें से एक सीए होना चाहिए, या सीए अगर नहीं है तो जिनको एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, तो सीनियर या मिडिल मैनेजमेंट लेवल का, या फिनांस का एक्सपर्ट है कोई, या अकाउंटेंसी ऑडिट सिस्टम जिसको पूरी मालूम आता है, ऐसे मेंबर्स ऑडिट कमेटी में होना चाहिए। और ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो बैंक का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात, रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई क्वार्टरली सबमिट नोट टू द बोर्ड। जो भी ऑडिट कमेटी के सामने डिस्कशंस होता है उसको मिनिटाइज होना चाहिए, और वो बोर्ड के सामने जाना चाहिए, कम से कम 3 महीने में एक बार तो जाना ही चाहिए। प्रोवाइड डायरेक्शन टू एंड ओवरसी ऑपरेशंस ऑफ इंटर ऑडिट फंक्शन। बैंक के जो ऑडिट फंक्शन है, तो ऑडिट फंक्शन में क्या क्या आता है हमारा, रिस्क बेस्ड इंटर ऑडिट आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, कॉन्करेंट ऑडिट आता है। ये सब के जो रिपोर्ट्स है वो ऑडिट कमेटी के सामने आना चाहिए, और ऑडिट कमेटी ने उसका रिव्यू भी लेना चाहिए, कंप्लायंस का परसेंटेज कैसा है, ठीक है ना। तो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन आरबीआई का डायरेक्शन नहीं है कि बैंक का चेयरमैन नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली ऑडिट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी बोर्ड। इसके लिए फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी प्रोफेशनलिज्म आई रिकमेंड ऑडिट कमेटी का चेयरमैन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड चेयरमैन। तो आरबीआई क्या एक्सपेक्ट करता है नियंत्रण के लिए, गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ऑडिट कमेटी से क्या एक्सपेक्ट करता है, दे शैल रिव्यू क्या अनसेटिस्फैक्टरी एंड लार्ज ब्रांचेस। जो भी बड़ी ब्रांच है, हर एक बैंक में अगर 30 ब्रांचेस है तो 4-5 ब्रांचेस बहुत बड़ी रहती है, तो उनका एटलीस्ट क्वार्टरली रिव्यू लेना चाहिए। और जो बैंक ब्रांचेस का अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, कासा नहीं बढ़ रहा है, डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, एडवांसेस नहीं बढ़ रहे, लॉस मेकिंग है, या कुछ इश्यूज है, या हाई रिस्क ब्रांचेस है, तो इनका भी रिव्यू ऑडिट कमेटी ने लेना चाहिए। उसके बाद में बैंक का जो रिकन्सिलेशन है, सभी ऑफिस अकाउंट्स हो, इंटर ब्रांच अकाउंट्स हो, इंटर बैंक अकाउंट्स हो, उसका रिव्यू इज ए मस्ट, वो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड प्रोन एरियाज है। हाउस कीपिंग यानी बैलेंसिंग ऑफ बुक्स जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा अपडेटेड चाहिए, एटलीस्ट एवरी क्वार्टर पूरा का पूरा बुक्स बैलेंस होना चाहिए। इनफैक्ट सीबीएस के बाद में तो ये इश्यूज बहुत कम हो गया है बैलेंसिंग ऑफ बुक्स, लेकिन कुछ इश्यूज है कहाँ पर नहीं होता है। तो ये सब बैलेंसिंग होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम डिफ का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका बैलेंसिंग होना चाहिए कि अकाउंट वाइज इसका कितना अमाउंट है, उसको टोटल होना चाहिए। उसके बाद में शेयर्स है, तो शेयर्स को टैली होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट, ये सब इश्यूज है, तो ये सब हाउसकीपिंग में सब आता है। उसके बाद फ्रॉड जो है, अगर फ्रॉड नहीं होना चाहिए तो सिस्टम एंड कंट्रोल चाहिए, लेकिन कहाँ पर फ्रॉड होता है तो उसका मॉनिटरिंग, रूट कॉज एनालिसिस, उसके बाद में रिकमेंड करना चाहिए बोर्ड को स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब ऑडिट कमेटी का काम है। ओमिशंस ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज बाय अश्योरेंस फंक्शंस। अश्योरेंस फंक्शन है जो हमारा ऑडिट फंक्शन है उसको अश्योरेंस फंक्शन कहते हैं हम। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ब्रांच में ऑफिस अकाउंट में फ्रॉड हो रहा है और ऑडिट भी हो गए, वेदर इट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट और कॉन्कर ऑडिट, जो भी ऑडिट है या स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो फ्रॉड हो गया उनके ख्याल में, या बाद में समझ में आ गया कि इसका मतलब इट इज़ अ फेलियर ऑफ अश्योरेंस फंक्शन। तो ये जो है वो सीरियस है, और ऑडिट कमेटी ने उसके ऊपर थ्रेड में डिस्कशन करना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो ख्याल में क्यों नहीं चाहिए, क्या क्या लूपहोल है हमारे सिस्टम में या ऑडिट में कि जिसकी वजह से ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट हो गया। जिसके लिए ऐसे कोई अगर होता है तो ऑडिट कमेटी का काम है कि दोबारा ये रिपीट ना हो बैंक में, तो वो स्टेप्स लेना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, और जो भी गिल्टी है उसको पनिश करना चाहिए, वेदर इट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो या इंटरनल हो, रिस्क बेस हो या कॉन्करेंट हो। पीरियडिक रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंट्रोल, जो भी हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका पीरियडिक रिव्यू लेना चाहिए।
हमारे जो अकाउंटिंग कोड, क्योंकि बैलेंस शीट उसके ऊपर ही है, तो इसका पूरा के पूरा रिव्यू लेना चाहिए। और कुछ अगर खामियां मिली तो करेक्शन के लिए बोर्ड को रेकमेंड करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टीयर वन कैपिटल यानी 100 करोड़ तक जिनका डिपॉजिट है और सैलरी अर्नर्स बैंक को एग्जाम्पशन दिया है, बाकी सभी बैंक को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपलसरी किया है। तो अगर नहीं किया तो जैसा बताया मैंने कि नया ब्रांच ओपनिंग आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी और आप एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ा सकते। तो मिनिमम 5 बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर हो सकते हैं। 5 मिनिमम, मैक्सिमम 12, और नॉट मोर देन 50% मेंबर शुड बी फ्रॉम बीओडी। इसका मतलब क्या है? अगर 12 मेंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं है। अगर 5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, क्यों 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो दैट इज़ द डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद में बीओडी का चेयरमैन बीओएम का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन नहीं हो सकता है, दैट इज गिवन इन राइटिंग। डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशंस एप्लीकेबल टू बीओडी मेंबर, यानी जो मेंबर, जो व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या बैंक की मेंबर नहीं बन सकती है, वो बीओएम की मेंबर में नहीं बन सकते, यानी वन विज बार, जैसा कि बताया कि मॉरल टॉर्पेडेड बताया, तो ये टाइप के जो लोग हैं उनको बीओएम में लेना नहीं चाहिए। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर बनने के लिए? क्या है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कि क्या मिनिमम क्या जरूरत है? तो शुड हैव नॉलेज ऑफ बैंकिंग, उन्होंने क्या बताया, कुछ सेक्टर बताए। तो क्या क्या सेक्टर बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? एक तो उसको बैंकिंग का नॉलेज हो, फिनेंस का नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स, लॉ, कोऑपरेशन में सहकार, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, एसएसआई, एमएसएमई नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एसएसआई लिखा है, इसका मतलब माइक्रो ने, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखा है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एनी अदर सब्जेक्ट विच विल बी यूजफुल टू द बैंक, जो भी सब्जेक्ट बैंक के लिए यूजफुल रहेगा वो ले सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से एचआर एक्सपर्ट शुड बी देयर, जो जो लोग एचआर का काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन असेट्स ही बाकी के सब असेट क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट टूल है। तो एचआर को उतना इम्पोर्टेंस यूसीबी में नहीं देते हम, वेदर इट इज़ अ सक्सेशन प्लान, स्टाफ प्रोडक्टिविटी, जो भी है। तो इसके लिए एचआर एक्सपर्ट शुड बी टेकन, एंड आई होप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए परमिशन देगी। एनी पर्सन हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, यानी कौन नहीं बन सकता है? तो जिसका गत 3 साल से बैंकिंग बिजनेस रिलेशन है बैंक के साथ, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर नहीं बन सकता है। इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, लास्ट पास्ट कंटिन्यूस 3 ईयर्स अगर उसका रिलेशनशिप है तो वो कोई उनका मेंबर नहीं बन सकते। इमीडिएट कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है, बीच में भी हो सकता है वो। तो ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अगर उसका बिजनेस रिलेशनशिप बैंक के साथ है, उसने कुछ लोन उठाया है, चालू है, बंद हो गया 3 साल के बीच में, 2 साल के पहले लोन था, 1 साल के पहले बंद कर दिया, तो ही कैनॉट बिकम मेंबर ऑफ बीओएम। उसको एग्जाम्पशन दिया है, उसका अगर डिपॉजिट कनेक्शन है बैंक के साथ, उसने एफडीआर रखा है, यूएसबी है, तो वो बीओएम का मेंबर बन सकता है। चेयरमैन कौन बन सकता है बीओएम का? तो जीएम बीएम कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन चेयरमैन है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता सकता है रिजोल्यूशन लेके कि सो एंड सो पर्सन विल बी चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। और वो बीओएम के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक का मेंबर रहता है, लेकिन ही इज़ अ नॉन वोटिंग, उसको वोटिंग का राइट नहीं है, पावर नहीं है। द टेन्योर ऑफ द बीओएम इज को टर्मिनस विथ बीओडी, यानी जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बर्खास्त होता है या उनका टेन्योर खत्म होता है, उसी दिन बीओएम का टेन्योर खत्म होता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है, रोल क्या है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, क्या रोल है? ये तो हो गया उनका अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कितने होना चाहिए, चेयरमैन कौन बनना चाहिए, उनका क्या रोल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने ये जानकारी लेना चाहिए कि बीओएम क्यों है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा रेगुलेटर चाहता है कि प्रोफेशनलिज्म बैंकिंग में हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, और इलेक्टेड डायरेक्टर्स के ऊपर उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने बताया कि 51% डायरेक्टर जो है वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होना चाहिए, उसके उन्होंने डेफिनेशन भी दी है। तो फिर भी
बीओएम का सर्कुलर विड्रॉ नहीं हुआ, तो प्रोफेशनलिज्म आने के लिए बीओएम लाया है। तो उसमें क्या करते हैं, ओवरसाइट और बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस। बीओएम ने क्या देखना चाहिए, बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस, जो भी बैंकिंग रिलेटेड है। तो उसमें सभी आता है, डिपॉजिट है, क्रेडिट है, तुम्हारा सीबीएस सिस्टम है, बैंकिंग रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब उसके अंदर आता है। रेंडरिंग एक्सपर्ट एडवाइस ऑन क्रेडिट प्रपोजल्स, जो भी क्रेडिट प्रपोजल्स उनके सामने आते हैं, एक तो वाया क्रेडिट कमेटी आते हैं या बोर्ड के पहले आते हैं, यानी जो भी प्रपोजल्स आते हैं तो दे शुड गिव देयर एक्सपर्ट एडवाइस, कमेटी के रखने पहले या बोर्ड के रखने पहले, वो जो क्रिटिकल अमाउंट है बोर्ड कैन डिसाइड। रिकमेंडिंग एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनपीएस, अगर एनपी की रिकवरी बराबर नहीं हो रही है तो दे कैन गिव डायरेक्शंस कि भाई क्या मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, या अ, हमें रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करना चाहिए, वेदर इट इज़ अ लीगल या मॉरल परसिएशन जो भी है, तो पर्सनल फॉलोअप, टीम बनाना चाहिए, ये सब रिकमेंडेशंस वो सजेशंस वो दे सकते हैं रिकवरी के लिए। या हमारा जो वकील है अगर काम नहीं कर रहा है एडवोकेट, उसका चेंज के लिए वो बता सकते हैं। और ओटीएस और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो दो हमें दिए कवच कुंडल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में भी वो गाइडेंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और इसका कैसा मॉनिटरिंग करना चाहिए सब इश्यूज का बैंकिंग रिलेटेड, उसके लिए भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कमिटीज को असिस्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं वो। उसके बाद भी दूसरा इंपॉर्टेंट उनका काम है, जो बैंक के पास सरप्लस फंड्स रहते हैं, बैंक के पास जो सरप्लस फंड्स रहते हैं उसका डिप्लॉयमेंट कहाँ पर रख रहे हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है या कहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट रखता है, तो कहाँ पर रख रहे हो, रिस्क कितना है, रिटर्न्स कितना है, स्टेट फंड में रख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में रख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में, और उसमें रिस्क कितना है, वो सब देखना चाहिए, उनका काम है। अगर बोरोइंग करते तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कितना कॉस्टली है, वो भी देखना चाहिए। रिकमेंडिंग प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एज पर बोर्ड्स अप्रूव्ड पॉलिसी, और वो रिकमेंडेशन देना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है विद इन दैट दे कैन रिकमेंड कि कहाँ पर रखना चाहिए, एंड सेगमेंट सेक्टर पर्टिकुलर बैंक दे नीड नॉट रिकमेंड। ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम है बेसिकली आजकल इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम थ्रू सीबीएस या हम जो मॉड्यूल्स लेते हैं उनके थ्रू ही होता है, उनके उनसे ही थ्रू रिपोर्ट जनरेशन होता है। तो क्या कंट्रोल एंड सिस्टम है वो देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल केवाईसी के अलर्ट्स आते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये सब देखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो 5,000 करोड़ से ऊपर जिनका असेट्स है टोटल, तो उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी है। लेकिन उससे जो छोटी बैंक्स हैं जिनका असेट साइज 5,000 करोड़ से नीचे, उन्होंने भी रिस्क मैनेजमेंट का जो है इशू या सब्जेक्ट वो लेना चाहिए। जो भी क्रेडिट प्रपोजल है, मेरे हिसाब से 25 लाख के ऊपर जो भी प्रपोजल है उसके अंदर रिस्क फैक्टर आना चाहिए। 2-3 लाइन का एक पैरा तो भी होना चाहिए कि प्रपोजल में क्या रिस्क है और मिटिगेशन कैसा कर सकते हैं। तो आदत हमें गिर जाएगी, वो एंगल भी डेवलप होगा हमारे स्टाफ के अंदर भी। एक्सरसाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड इश्यूज। बैंकिंग में मोस्ट ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में तो बहुत सारे इश्यूज अभी भी आईटी सेक्टर के रिलेटेड है। अभी भी माइग्रेशन इश्यूज है, लोग जो सॉफ्टवेयर वेंडर है वो चेंज करने की सोच रहे हैं। कहाँ पर आईटी कंपनी हैज सोल्ड टू अनदर कंपनी, और कहाँ पर कस्टमाइजेशन के तो ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स इश्यूज फेस करती है। तो दे शुड गिव देयर एक्सपर्ट एडवाइस और दे शुड ओवरसी क्या चल रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था तो उसके अंदर मुझे फीडबैक आया कि हमारे बैंक में एसएमई के जो रिपोर्ट है वही निकलता नहीं बराबर, एसएमई 012 का, तो सभी गलत हो जाएगा। तो इश्यूज बैंक को भी आ सकते हैं। तो मुझे मालूम नहीं कि वेदर दैट इशू वाज प्लेस्ड बिफोर बीओएम और नॉट, बट इट इज़ वेरी सीरियस। तो ये जो कस्टमाइजेशन है वो होना ही चाहिए बैंकिंग में। ओवरसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग कंप्लायंस, जो भी ऑडिट के डिस्क्रिपेंसीज आती है, एक्शन पॉइंट्स आते हैं, उसका कंप्लायंस इन लेटर एंड स्पिरिट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में रिकरेंस अगर होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने देखना चाहिए बीओएम में कि भाई ये इशू पॉइंटेड हुआ था, हमने रेक्टिफाई किया था, फिर से क्यों आया है, ये मिस्टेक क्यों आई। तो ये
उनका भी काम है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के ऊपर कंप्लायंस के बारे में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए। और जो हमारी रिड्रेशल सिस्टम है कंप्लेंट, क्योंकि 100 लोग अगर दुखी होगा तो एक ही व्यक्ति है जो कंप्लेंट लिखते हैं, नॉर्मली लोग कंप्लेंट नहीं देते, इसीलिए जो कंप्लेंट आती है इट इज़ ऑलवेज टिप ऑफ द आइसबर्ग। और हमने ये देखना चाहिए कि ये कंप्लेंट नहीं है, 100 कंप्लेंट है, और उसको वो वेटेज देना चाहिए और उसका रूट कॉज एनालिसिस आना चाहिए कि क्यों हुआ, वेदर मिस्टेक ऑफ द सिस्टम, फ्लॉ इन द सिस्टम, गलत है सिस्टम में, आदमी की गलती है, वो सुधारने के उसके लिए अ, जो स्टेप्स है वो इनिशिएट करना चाहिए। असिस्टिंग बोर्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, बीओएम ने जो पॉलिसीज है बोर्ड फाइनल करता है तो उसके पहले उन्होंने दे शुड गो थ्रू इट, दे शुड डिस्कस। तो मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकली जब पॉलिसीज डिस्कस होती है फाइनल करने के लिए, वो डिस्कशन में बीओएम के मेंबर्स को भी बुलाना चाहिए, दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट कि पॉलिसीज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बीओडी में डेलीगेट स्पेसिफिक पावर्स, इसके अलावा ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी राइटिंग में दिया है, लेकिन कोई बोर्ड को ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बीएम को देना चाहिए, कुछ टास्क देना चाहिए, तो दे सकते हैं। इट डिपेंड्स, वो बैंक का कल्चर, बैंक का नेचर, वो इशू क्या है, एक्सपर्टाइज बोर्ड में क्या अवेलेबल है, तो वो हिसाब से दे कैन गिव स्पेसिफिक टास्क, पर्टिकुलर डेलीगेट के पावर दे सकते हैं। लेकिन इतना ही ख्याल में रखना चाहिए कि जो भी पावर दिया बीओएम को इस बारे में, पर्टिकुलर टास्क या इशू के बारे में, वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो कमिटी को पावर दी है उसके साथ वो, या बोर्ड के पावर्स के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बीओएम कैनॉट ओवर रूल ऐसे बारे में कमिटी का जो पावर्स, क्योंकि कमिटी को पावर दिया है बीओडी ने, ये ख्याल में रखना चाहिए। अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है बीओएम के बारे में ख्याल में रखना, कि अगर बीओएम का कोई रिकमेंडेशन है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो मान्य नहीं है तो दे कैन ओवर रूल। बीओएम ने अगर बताया कि एक क्रेडिट प्रपोजल नहीं करना चाहिए, लेकिन बोर्ड को लगता है कि ये अच्छा प्रपोजल करना चाहिए, तो दे कैन सैंक्शन दैट प्रपोजल। लेकिन बीओएम का जो रिकमेंडेशन वो ओवर रूल क्यों कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन मिनिटाइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बीओएम का मीटिंग का कोई पीरियडिसिटी नहीं है, मंथली क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी ज़रूरत है वैसी बीओएम की मीटिंग होना चाहिए। और बीओएम की जो मीटिंग होती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, यानी अगर 6 का है बोर्ड बीओएम तो कम से कम 4 लोग प्रेजेंट होना चाहिए। और बीओएम की मीटिंग्स जब होती है तो उसके मिनट्स भी मिनिटाइज होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और वो रिटर्न मिनट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जाना चाहिए बीओएम के। और बीओएम के जो मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेगा वो हिसाब से उनको सिटिंग अलाउंस जिसको हम बोलते हैं वो दे सकते हैं। जो भी फी देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, वो बोर्ड दे सकता है। आरबीआई का क्या पावर्स है, जो हमारा रेगुलेटर है, पीएम के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए उन्होंने पावर दिया है। मे रिमूव एनी मेंबर इफ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इज नॉट मेट। उसका जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया उस पर अगर नहीं बैठता है तो ही कैनॉट बी ए बीओएम मेंबर। ठीक है। दूसरा, if the member is acting in a manner detrimental to the interest of the organization, बैंक के हित के खिलाफ अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसको रिमूव कर सकती है, या पूरे बीओएम को भी रिमूव कर सकती है, दोनों को भी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ आरबीआई नेसेसरी बिफोर रिमूवल। उसके बाद में अगर कोई मेंबर, बीओएम का मेंबर रेसिग्नेशन देना चाहिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रिमूव करना चाहता है, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। और अ, अगर बीओएम का फंक्शनिंग ही सेटिस्फैक्टरी आरबीआई के हिसाब से वो कठपुतली है, आते हैं जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीओएम को सुपरसीड कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। अ, अगर कोई मेंबर को रिमूव किया है या बीओएम पूरा के पूरा बर्खास्त किया, तो 3 महीने के अंदर नया मेंबर नया बीओएम बनाना चाहिए, 3 महीने के पीरियड के अंदर। और तब तक बीओडी शुड टेक केयर ऑफ एक्टिंग रोल वो कर सकते हैं, या तो इट इज़ 2 in 1 हो जाता है बीओएम नहीं है तो। लेकिन विद इन 3 मंथ्स बैंक को बीओएम का सब्सटीट्यूट अगर इंडिविजुअल मेंबर जाता है, रिजाइन करता है या निकाले जाता है, तो या बीओएम बर्खास्त किया तो पूरा बीओएम का बोर्ड
ये पूरा के पूरा 3 महीने के अंदर रीइंस्टेट करना पड़ता है, नया फॉर्म करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो गवर्नेंस इशू है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक फोरम में चिंता व्यक्त करती है, अगर हर एक बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की लेटेस्ट पीरियड पे अगर फॉलो करती है, तहे दिल से फॉलो करती है, तो बहुत सारे इश्यूज सेक्टर के कम हो जाएंगे। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सीरीज़ है, वो हम एमडीआर चैनल के थ्रू चलाते हैं। उसके साथ ही हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं। हमारा जो एमडीआर है ग्रुप है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारा कॉम्पेंडियम ऑफ आरबीआई सर्कुलर्स है, वो ईयरली पब्लिश करते हैं। हम वही 4 साल से हम पब्लिश कर रहे हैं। और जो भी नीड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो नीड बेस्ड सपोर्ट भी हम देते हैं, रेगुलर कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो अपील करते हैं हम कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पर हम वीडियो पब्लिश करते हैं, वो आपके जो फ्रेटर्निटी है, बंधु है, भगिनी है, सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं, उनको सबको आप फॉरवर्ड कीजिए और हमें हमारा हौसला बुलंद कीजिए। थैंक यू।